Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpy। सो फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते किसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्लासिफिकेशन मेनली 4 टाइप में किया गया था, है ना, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनमें इनको डिवाइड किया गया था। आगे बात करेंगे तो और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, तो वायरस के बारे में पढ़ा था। वायरस को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, क्यों उसको बाहर रखा गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में करा था, जो कि किससे रिलेटेड थी, वायरस से रिलेटेड। आज की क्लास हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें जो लेक्चर है वो रिलेटेड किससे है, तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे किस प्रकार फ्रेंड है ना, उससे रिलेटेड आज की क्लास है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि फ्रेंड्स, जो साइंस सिलेबस में बायोलॉजी का जो पार्ट है उसके अंतर्गत हम लोगों ने फूड चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद सेल टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। हम लोग का तीसरा टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। यदि आपने ये सारी क्लासेस ना देखी हो तो फ्रेंड्स, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वहाँ जाकर सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करें जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फ्रेंड्स है ये तो समझेंगे, लेकिन हम फ्रेंड्स कहते कैसे, जिससे हमें फ़ायदा हो, है ना, एक तरीके से, मतलब जो हमारे लिए सही हो, किसी भी उसमें जो हमारे लिए सही होंगे उनको हम क्या कहेंगे, फ्रेंड्स कहेंगे। वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है ना। कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, कुछ हानिकारक हैं। जो लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है हमारे लिए, उनको क्या कहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रेंड बोलेंगे। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रेंड कहेंगे। जैसे एग्जांपल में लैक्टोबैसिलस हो गया, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, दही के निर्माण में हेल्प करता है। ईस्ट हो गया, ये क्या है, एक फंजाई है ना। फंजाई क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ईस्ट हो गया और लैक्टोबैसिलस हो गया, एस्परजिलस हो गया, ये सारे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये फ्रेंडली हमारे लिए वर्क करते हैं। सो इन्हीं के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है दही के निर्माण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। तो दही में देखा जाए ना बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम बताया मैंने, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, तो दही में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, दूध में अपनी जो संख्या है ना उसको बढ़ाकर, दूध में क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाकर और दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में कन्वर्ट कर देता है। कौन, लैक्टोबैसिलस। सो देखते हैं कैसे ये कन्वर्ट करता है ना। देखिए, जो दूध होता है, दूध में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, दूध में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो दूध में कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। इस लैक्टोज शुगर को ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ना, ये क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ाता है दूध में, और उसके बाद जो ये शुगर प्रेजेंट होती है दूध में उसको ये तोड़ता है। कौन, लैक्टोबैसिलस, और तोड़कर किसका फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसका लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अगर हिंदी में लिख दूँ क्या मैं ऐसे, ये लैक्टिक एसिड। देखिए, दूध में कौन सा शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट होती है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस लैक्टोज शुगर को किस में चेंज कर देता है, तोड़कर किस में बदल देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कौन, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लैक्टोबैसिलस, जैसी जीवाणु। इसके
जिसके कारण ये लैक्टोज शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो दूध में जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, रेनिन और केसिन, ये किस में प्रेजेंट होती है, दूध में प्रोटीन, दूध में उपस्थित ये प्रोटीन होती है। इन्हीं प्रोटीन को ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, जमा देता है ना। तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होती है उनको ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, जमा देता है। इस प्रकार जो दूध है वो किस में, दही में कन्वर्ट हो जाता है। सो लैक्टिक एसिड क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन को जमा देता है, जिससे क्या हो जाता है, दही का निर्माण हो जाता है, दही का निर्माण हो जाता है। तो जो कर्ड फॉर्मेशन है कैसे होता है, किस बैक्टीरिया से होता है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं किस में यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, आगे बात करेंगे। तो ब्रेड हो गया, केक के फॉर्मेशन में भी किया जाता है ना, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में यूज़ किया जाता है। अब इसमें यूज़ किया जाता है तो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, या फिर फंजाई यूज़ किया जाता है, या फिर प्रोटोजोआ यूज़ किया जाता है, या फिर एल्गी यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ किया जाता है, तो इसमें यूज़ किया जाता है ईस्ट, जिसे खमीर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, खमीर। सो जो ईस्ट है इसकी सहायता से ब्रेड और केक के फॉर्मेशन, केक का फॉर्मेशन किया जाता है। अब इसमें ये कैसे किया जाता है, तो देखिए जो अब हम यहाँ ब्रेड को लेकर एग्जांपल बता रहे हैं, जो आटा होता है ना, जो डो होता है, उसमें क्या करते हैं, ईस्ट को मिलाते हैं, है ना। जब ईस्ट मिलाते हैं तो ईस्ट क्या करता है, जो आटा है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। उस कार्बोहाइड्रेट को ये खाता है, और जब ये खाता है ना तो इसको एनर्जी मिलती है। जिस प्रकार हम लोगों में क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ना, तो जिसके थ्रू हमें एनर्जी तो मिलती है, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है, ठीक है। सो ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके थ्रू क्या होती है, एनर्जी भी निकलती है, और साथ में यानी हमें एनर्जी भी मिलती है, और साथ में एक गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है। जब आटा जो होता है उसमें ईस्ट मिलाया जाता है, तो ईस्ट क्या करता है, जो उस आटे में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको ये खाता है। जब ये खाता है ना तो उसको एनर्जी मिलती है, और साथ में एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये भी याद रखना कि जब ब्रेड का फॉर्मेशन होता है ईस्ट के द्वारा तो कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सो ये हो गया डो, ठीक है, वो आटा। आटे में क्या करते हैं हम, क्या मिलाते हैं, ईस्ट को मिलाते हैं। जब हम ईस्ट को मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है, ठीक है, CO2 गैस निकलती है। और ये जो CO2 गैस निकलती है ना, तो देखा होगा जो ब्रेड होता है ना उसमें छेद टाइप के होते हैं, वो गैस के निकलने के कारण ही होते हैं। सो ये चीज़ आपको समझ में आए कि किस प्रकार ब्रेड का फॉर्मेशन होता है ईस्ट के द्वारा, है ना। या फिर इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जो आटा है, ठीक है, आटे में क्या किया गया, ईस्ट को मिलाया गया, ठीक है। ईस्ट यानी जो खमीर है उसको मिलाया गया, और ईस्ट क्या करता है आगे, ईस्ट क्या करता है, जो आटे में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है, यानी डो में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, आटे में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, खाता है। जिससे क्या होता है, खाता है, जिससे क्या होता है, उसको एनर्जी मिलती है, और साथ में CO2 गैस भी निकलती है, ठीक है। तो ये छेद जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, CO2 गैस के कारण होते हैं। अब यहाँ पर एक प्रोसेस यूज़ होता है जिसका नाम होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं किण्वन। चाहे वो कर्ड का फॉर्मेशन है यानी दही का चाहे निर्माण किया जाए, चाहे अल्कोहल की बात करी जाए, और चाहे इसकी बात करें ब्रेड या केक का फॉर्मेशन जब किया जाता है, तो एक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है फर्मेंटेशन। अब इससे पहले जो ह्यूमन में भी फर्मेंटेशन होता है तो उसको समझ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर समझते हैं।
देखिए फर्मेंटेशन एक प्रकार की अनाक्षी जो रिएक्शन होती है ना, एनारोबिक रिएक्शन, उसके अंतर्गत आता है। यानी कि जनरली क्या होता है कि हम लोग का जो ग्लूकोज है ना, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। सो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, यानी कि अक्षय श्वसन बोलते हैं। लेकिन जब यही जो ग्लूकोज है, जब इसका ब्रेक डाउन बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्षय श्वसन के अंतर्गत इसको रखेंगे। यहाँ पर सेम वही चीज़ होती है कि जो फर्मेंटेशन है इसमें क्या होता है, ईस्ट या जो बैक्टीरिया है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बिना ऑक्सीजन के होता है। यानी कि ये बिना ऑक्सीजन के भी ज़िंदा रह सकते हैं, इनको ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत नहीं है। जनरली देखा जाए तो हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन किस लिए होती है, हम सांस किस लिए लेते हैं, कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज हो सके, है ना, उससे हमें एनर्जी मिले, वरना हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। एनर्जी के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन होता है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। सो ये क्या कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब फर्मेंटेशन तो समझ में आया। वहाँ पर अगर रेस्पिरेशन के थ्रू इसको समझेंगे, है ना, रेस्पिरेशन के थ्रू समझेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ना हो वो क्या कहलाएगा, फर्मेंटेशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर हम यूजेस पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से समझ लेते हैं। जबकि यहाँ पे ईस्ट ही यूज़ होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, ईस्ट ही यूज़ होता है, और ईस्ट में ये सारा प्रोसेस होता है। इसी कारण ये ब्रेड का फॉर्मेशन होता है, दही का निर्माण होता है, अल्कोहल है उसका भी फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी शुगर कंटेनिंग कंपाउंड हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे कोई भी फूड हो, बस शुगर कंटेनिंग कंपाउंड हो, उसमें क्या किया जाता है, ये ईस्ट मिलाया जाता है ना। जब ईस्ट मिलाते हैं तो ईस्ट क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, और जब रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है, तो उससे क्या होता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ पर मैंने बताया सेम यही चीज़ यहाँ पर होती है। एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है या किण्वन कहलाता है। इसकी खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुईस पास्चर। इसमें क्या होता है, कोई भी शुगर कंटेनिंग कंपाउंड ले लेते हैं, हम वही चीज़ लिख रहे हैं जो बोल रहे हैं, ठीक है। कोई भी शुगर कंटेनिंग कंपाउंड लाइक ग्लूकोज ले सकते हैं ना, और उसमें क्या करते हैं, ईस्ट जब ऐड करते हैं ना तो किसका फॉर्मेशन होता है, ईस्ट ऐड करने के बाद एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल इसका फॉर्मेशन होता है, साथ में गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस बाहर निकलती है। जो ऊपर का साइन मैंने बनाया है एरो टाइप में, इसका मतलब ये गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, चाहे ब्रेड हो उसमें देखा होगा छेद वगैरह होते हैं, तो इस गैस के कारण होते हैं। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस आपको समझ में आया। किसने खोज करी है ये भी याद रखना, लुईस पास्चर ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। और क्या निर्माण होता है ये पूछा गया है क्वेश्चन कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, एथिल अल्कोहल का होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है। कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा वर्क कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले, या मतलब वैसा काम जो बहुत ही मेहनत वाला हो ना। तो जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम कर लेते हैं तो देखा होगा जल्दी जल्दी सांस लेते हैं हम लोग ना। उसका कारण क्या है, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सो हम क्या करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन उस जो कमी हुई उसको पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट से ज़्यादा ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करते हैं ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क करते हैं ना, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमें हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हम थकान भी महसूस करते हैं। ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या हुआ, जो हमारे ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन की कमी हुई, और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं होगी तो हम तो थकान महसूस करेंगे। तो यही चीज़ होती है
जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारी जो सेल्स होती है ना वो क्या करती हैं, ये फर्मेंटेशन प्रोसेस अपनाती हैं। इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या करती हैं, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती हैं, बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करती हैं, और जिसके थ्रू हमें एनर्जी तो मिल जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस से एनर्जी मिलती है उसके कंपेरिजन में कम एनर्जी मिलती है ना। एनर्जी तो मिलती है लेकिन कम मिलती है, और साथ का साथ वहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है या फिर ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन यहाँ पर वो गैस नहीं निकलती है, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, मसल्स क्रैम्प हो जाते हैं, यानी खिंचाव महसूस होता है। ये चीज़ देखा होगा आपने। सो ये चीज़ समझ में आई कि ह्यूमन में जब यही प्रोसेस होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। बट यही ईस्ट और बैक्टीरिया में जब ये प्रोसेस होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, एथिल अल्कोहल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये दो चीज़ें याद रखना, दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में कि ह्यूमन में प्रोसेस होता है, यानी जो मसल्स क्रैम्प होते हैं वो किस एसिड के कारण होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया कौन सी गैस निकलती है ईस्ट और बैक्टीरिया में जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो ये गैस याद रखना, कौन सा कंपाउंड फॉर्म्ड होता है वो चीज़। ठीक है। तो ये हुआ ब्रेड और केक बनाने में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, ये मैंने बताया। किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है। ईस्ट क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन में बात करें किसके अंतर्गत आता है, तो ये एक फंजाई है, एक कवक है, और साथ में एक ऐसा है यूनिसेलुलर है ना। एक यही एक ऐसा जो कवक है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय, और देखे जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होते हैं, तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं ना, बहुकोशिकीय होते हैं। अब आगे बात करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन में कैसे यूज़ होता है। तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन में अगर बात करें जाए तो अल्कोहल के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अल्कोहल के निर्माण में इनका यूज़ होता है, जो कि यहाँ भी फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज़ होता है, बड़े स्तर पर होता है और छोटे स्तर दोनों पर होता है ना। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का यहाँ पर यूज़ करके क्या बनाया जाता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। और ये किसके द्वारा होता है, तो ईस्ट के द्वारा होता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, या फिर जो ईस्ट है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो ब्रेड का फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर इनका यूज़ होता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। और ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोशिकीय कवक है। अब आगे बात करते हैं और कहाँ यूज़ किया जाता है। सिर्फ उन यूजर्स को हमने यहाँ लिखा है जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं, इससे ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। दूसरा है विनेगर, जिसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, सिरका जिसे बोलते हैं ना। तो एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन, वो है एस्परजिलस। एस्परजिलस का यूज़ किया जाता है। और आगे बात करते हैं सिट्रिक एसिड, है ना। सिट्रिक एसिड जो है इसका भी, इसके फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कौन सा, वो एस्परजिलस है। तो इन दोनों के फॉर्मेशन में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है, तो वो है एस्परजिलस। ठीक है। दोनों में एस्परजिलस यूज़ किया जाता है, एस्परजिलस। एस्परजिलस जो है ये क्या है, एक प्रकार का मल्टी सेलुलर फंजाई है। ठीक है। हिंदी में ऐसे लिख देते हैं एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है, तो ये एक प्रकार का मल्टी सेलुलर, यानी कि एक से अधिक इसमें सेल प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या है, फंजाई है, यानी कवक है। ठीक है। जो सिट्रिक एसिड है टैबलेट के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है। अगर यहाँ बात करें, या सिट्रिक एसिड के बहुत सारे एंजाइम है उसमें भी यूज़ होता है, जैसे माइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, तो इन एंजाइमों में भी इसका यूज़ होता है। एसिटिक एसिड अचार वगैरह घर में देखा ही होगा, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हुई कॉमर्शियल प्रोडक्शन के अंतर्गत की। ये तीन ही यूजेस याद रखने हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस प्रकार यूज़ किया जाता है अल्कोहल के फॉर्मेशन में, है ना, एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में, और सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में कौन सा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये है एस्परजिलस। ठीक है। जो कि क्या है, एक मल्टी सेलुलर फंजाई है। तो इस प्रकार ये तीन यहाँ पर अभी हमने यूजेस लिखे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और भी हैं, यानी किस प्रकार फ्रेंड है, समझ में आ रहा है ना। लैक्टोबैसिलस दही का निर्माण करता है, हमारे लिए क्या है, लाभदायक है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फ्रेंड कहेंगे। वैसे ये सारे ईस्ट हो गया, है ना, एस्परजिलस हो गया, ये
ये सारे क्या है हमारे लिए लाभदायक, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड बोलते हैं। तो ये 3 जो यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आपको समझ में आए होंगे। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आगे कौन कौन से यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उनके बारे में। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए फ्रेंड्स। हम साइड हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपने इसका शॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं और कौन कौन से यूजेस हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उनके बारे में। देखिए आगे है 3 तो हम लोगों ने पढ़े थे, कर्ड के फॉर्मेशन में हो गया, और उसके बाद किसके बारे में बताया था, दही हो गया, दही का फॉर्मेशन उसके बारे में बात किया था। केक हो गया, ब्रेड हो गया, उसमें यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईस्ट के द्वारा। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा जो था उसके बारे में पढ़ा था, क्या था तीसरा, कर्ड का फॉर्मेशन हो गया, और बाइस्ट के द्वारा हम ब्रेड हो गया और किसका, केक का फॉर्मेशन करते हैं। और हम लोगों ने तीसरा कुछ पढ़ा था, वो याद नहीं आ रहा। चलिए आगे बात करते हैं, याद आएगा तो बताएंगे किस में यूज़ किया गया था। तीसरा हाँ कॉमर्शियल यूज़ में बताया था, यानी कॉमर्शियल प्रोडक्शन में अल्कोहल के फॉर्मेशन में हो गया, विनेगर हो गया, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात करी थी। आगे जो 3 यूजेस थे, आगे बात करते हैं चौथे की। ठीक है, चौथे में क्या है, सूक्ष्म जीवों का औषधीय प्रयोग। ठीक है, दवाओं में कैसे प्रयोग किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसके बारे में बात करते हैं, या बोल सकते हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज़ किया जाता है ना। तो जैसे पेनिसिलिन का जो पेनिसिलिन है उसका इंजेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक्स जितनी सारी दवाएं आती हैं है ना, कैप्सूल जो है, इनमें क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, इनका स्रोत क्या है, तो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये जो एंटीबायोटिक है उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं। तो क्यों यूज़ किए जाते हैं, देखिए जब एंटीबायोटिक बनाया जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो जो एंटीबायोटिक है वो क्या करता है, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब कोई भी बॉडी में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को नष्ट कर देते हैं। कहने का मतलब, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वो इनको क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, यानी इनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए फर्स्ट एंटीबायोटिक, सबसे पहला एंटीबायोटिक जो खोजा गया वो किसके द्वारा खोजा गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया। कब, इन 1929 में, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहला एंटीबायोटिक खोजा गया, जिसका नाम क्या है, तो वो है पेनिसिलिन। ठीक है, क्या नाम है, पेनिसिलिन नाम है। और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसकी खोज करी गई है, स्रोत कौन सा है, तो वो है पेनिसिलियम। क्या है, यहाँ मैंने लिखा है पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या है, फंजाई है, या जिसे बोल सकते हैं कवक। कवक को फफूंद भी बोला जाता है। ठीक है, तो पेनिसिलियम फंजाई के द्वारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन या डिस्कवरी किया था। किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब, इन 1929 में। थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं। देखिए जो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ये अपनी लैब में ना बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। काम किस पे कर रहे थे, बैक्टीरिया पे कर रहे थे। ये थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि उस टाइप के इंसान थे कि ये ना बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रखते थे। अपना काम करते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते थे, काम करते थे, फिर चले जाते थे। तो ये क्या करते थे, सफाई नहीं रखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब ये बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे तो अपना काम वाम करके और अपने लैब वैब आराम से बंद करके चले गए, है ना। वापस लौट के आते हैं तो देखते हैं एक प्लेट जिसमें ये काम कर रहे थे, वो प्लेट क्या थी, उस प्लेट में ना कुछ ग्रीन कलर का, दूसरे दिन की ये बात है ना, ग्रीन कलर का कुछ लगा था। और इन्होंने ये देखा कि जो जहाँ पर जितनी एरिया में वो ग्रीन कलर का जो भी चीज़ थी, वो जो ग्रीन कलर की लगी है ना, वहाँ पर जितने सारे उस एरिया के अंडर में जितने सारे बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए,
नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। तो बस इसकी जो खोज हुई ना अचानक से हुई, फिर इनके दिमाग में आया कि ये कोई ऐसा चीज़ है या फिर कोई ऐसी संरचना है ये जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करती है। सो यहीं से एंटीबायोटिक की खोज हुई। और किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो थोड़ा सा समझ में आया कि वो जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर था, जो ग्रीन था, वो था क्या? तो वो था फंजाई, यानी कि जिसे कवक बोलते हैं, है ना। और उसका नाम क्या है? पेनिसिलियम। यही था जिसके द्वारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज करी थी 1929 में। तो आपको समझ में आया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे हम लोग एंटीबायोटिक में यूज़ किए या कैसे एंटीबायोटिक में यूज़ होता है। और देखिए, और बहुत सारे, ये तो ठीक है एंटीबायोटिक हो ही गया कि पेनिसिलियम में, इसके अलावा भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, इनके द्वारा बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाई गई। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है सेकंड एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलियम है और सेकंड क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। आगे है एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। एरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन, ये यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये भी क्या है? तो ये एंटीबायोटिक्स हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंटीबायोटिक्स में कैसे यूज़ किया गया। ठीक है, कैसे यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं बैक्टीरिया का यूज़। पनीर हो गया, यानी जिसे चीज़ भी बोला जाता है, पनीर है, अचार है, जैसे मैंने पहले बताया ही था। सिट्रिक एसिड में एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है ना। तो अचार है और भी जितने सारे खाद्य पदार्थ है, फूड मटेरियल है, उन्हें यूज़ किया जाता है क्या? बैक्टीरिया। 6 पॉइंट है जो रवा हो गया, यानी सूजी हो गया, इडली हो गया, भटूरे जो बनाए जाते हैं, इनका महत्वपूर्ण संघटक क्या है? दही है। यानी कि जो इडली है, भटूरे है और रवा है, इसमें क्या मिक्स किया जाता है? दही मिक्स किया जाता है। और दही का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो बैक्टीरिया और ईस्ट के द्वारा होता है। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि जो दही है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू उसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। और इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस भी होती है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो ईस्ट के थ्रू होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हेल्पफुल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बात करते हैं जो चावल का आटा है उससे डोसा और इडली बनते हैं ना। तो वहाँ पर भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है बाय ईस्ट के द्वारा। तो वहाँ पर भी ये हेल्प करते हैं ना। आगे बात करते हैं जो पशु आहार होते हैं, जो जानवरों का भोजन होता है ना, जो मुर्गी फॉर्म में यूज़ किया जाता है भोजन, है ना। जो मुर्गियों के लिए कुक्कुट आहार में भी एंटीबायोटिक्स का मिलाया जाते हैं, उनका भी वहाँ भी यूज़ किया जाता है ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका संचरण ना हो सके। आगे है 9 में, पौधों के रोग नियंत्रक में भी यूज़ किया जाता है एंटीबायोटिक, है ना। देखा होगा वाइट कलर का लगाया जाता है ना। आगे बात करते हैं मिट्टी की उर्वरता में भी वृद्धि होती है किसके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो देखिए, कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, यानी कि जो वातावरणीय नाइट्रोजन है, उसका फिक्सेशन करते हैं और जिसके कारण क्या होता है? नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, साथ में इनकी उर्वरता में वृद्धि होती है। तो आपको समझ में आया कि मिट्टी की उर्वरता कैसे बढ़ती है ना। अगर मिट्टी के कंपोजिशन की बात करी जाए तो उसमें नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, है ना, ये सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इस प्रकार जो नाइट्रोजन का संवर्धन होता है या जो वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या फिर बोल सकते हैं जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो जो मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, सिर्फ इतना याद रखना है कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन तो आगे हम कराएंगे, ठीक है, पूरी साइकिल करानी है क्योंकि वो है क्लास 8 एनसीईआरटी में। आगे बात करते हैं 11वें पॉइंट में क्या है? पर्यावरण की शुद्धि में भी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वहाँ कैसे हेल्प करते हैं तो उसको देख लेते हैं। देखिए, जो एल्गी है ना, जिसे शैवाल बोलते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था कि अगर तालाब वगैरह में देखो जो ग्रीन कलर का काफ़ी फैला रहता है ना, वो क्या है? वो एल्गी है, जिसे सामान्य भाषा में गाँव में कहा जाता है काई। वो क्या कहलाती है? एल्गी।
ठीक है। तो देखिए जो एल्गी है ना, उनके थ्रू सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। हमारी पृथ्वी पर अगर सबसे ज़्यादा कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर बात करें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो वो कौन सा है, एल्गी ही है। ठीक है, सवाल है जिसके थ्रू क्या है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट में आती है ना। अगर जितनी ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रहेगी तो उतना ज़्यादा पॉल्यूशन कम होगा। तो इस प्रकार ये क्या है, पर्यावरण की शुद्धि में हेल्पफुल है। आगे हो गया अवघटक, जिसे बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स कैसे हेल्प करते हैं, देखिए कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं ना, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक एनिमल या सैप्रोफिटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। वो क्या करते हैं कि जो चीज़ें पड़ी हुई जैसे मिट्टी, जैसे पत्ते हो गए है ना, और जो कचड़ा हो गया, जैसे छिलके हो गए सब्जियों के, बहुत सारी चीज़ें के छिलके हो गए, तो उनको क्या करते हैं, ये वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, तो उनको सिंपल फॉर्म में तोड़कर और क्या करते हैं, बहुत ही मतलब एकदम मिट्टी के जैसा बना देते हैं। आपने जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, जब कोई भी जानवर मर जाता है ना, तो क्या करते हैं, उसको ऐसे ही फेंक दिया जाता है ना, फेंक देते हैं। तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो जानवर जब काफ़ी टाइम बीत जाता है तो वो गायब हो जाता है। वो कैसे गायब हो जाता है, यही डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। और तब क्या होता है, पहले तो वो हानिकारक थे, लेकिन जब उनको बहुत ही सिंपल फॉर्म में डिकम्पोजर्स तोड़ देते हैं तो वो हेल्पफुल हो जाते हैं हमारे लिए, हानिकारक नहीं, लाभदायक हो जाते हैं। वो किस प्रकार होते हैं, जब वो एनिमल है जो भी जिसकी मृत्यु हुई, जिसको फेंका गया था, उसकी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट थे जो कि जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाती है, साथ में क्या होता है, पर्यावरण की शुद्धि भी होती है। तो इस प्रकार ये हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है। तो यहाँ पर डिकम्पोजर्स क्या होंगे, पर्यावरण की शुद्धि में हेल्पफुल रहेंगे, और ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझ में आया कि अपघटक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंजाई होते हैं जो कि ये सारा काम करते हैं। एल्गी का किस प्रकार यूज होता है, ये भी बताया कि किस प्रकार ये पर्यावरण की शुद्धि में हेल्प करते हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन इन्हीं के द्वारा रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। आगे बात करते हैं वैक्सीनेशन जो प्रोसेस है, ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारे लिए मित्रवत व्यवहार है देखा जाए तो। अब ये किस प्रकार है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है, जनरली जो बैक्टीरिया से होते हैं, जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, एल्गी हो गया, और वो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सारे जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, इनके द्वारा जो भी हमें डिसीजेस होती हैं तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, जिनसे क्या होते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो वायरस के थ्रू डिसीजेस होती है, जो वायरस के थ्रू रोग होते हैं ना, उनके लिए कोई भी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं। उनके लिए क्या किया जाता है, ये वैक्सीनेशन प्रोसेस किया जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसमें या इसका मतलब क्या हुआ, इसमें होता क्या है, तो ये समझते हैं। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जो भी वायरस है, जिस वायरस के लिए ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है, उस वायरस को ओरिजिनली नहीं डालते हैं, उस वायरस का वीक फॉर्म, ठीक है, कमज़ोर फॉर्म क्या करते हैं, कमज़ोर रूप बॉडी में इंटर कराते हैं, ताकि हमारी बॉडी क्या करे, उस वायरस को पहचान ले। और हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, या ये नेचर के थ्रू ही है हमारी बॉडी के अंदर, कि वो कोई भी चीज़ हो उसके प्रति क्या करती है, अगर वो पैथोजेंस, ठीक है, कोई भी पैथोजेंस हमारी बॉडी में जब इंटर करता है तो वो क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, या हम बहुत ही अगर सामान्य भाषा में बोले तो सुरक्षा का निर्माण करती है ना। अगर जब कोई भी वायरस, अब यहाँ पर समझ रहे हैं, जब कोई भी बाहर से वैक्सीनेशन के थ्रू कोई भी पैथोजन या वायरस, ठीक है, वीक वायरस को अपनी बॉडी में इंटर कराते हैं, तो क्या होता है कि उस जो वीक वायरस है ना, उसको ये हमारी बॉडी पहचान लेती है, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है ना, उसके बाद क्या होता है, उसके थ्रू एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है। जब कभी भी उस टाइप का वायरस हमारी बॉडी में इंटर करेगा तो वही एंटीबॉडी उसको क्या करेंगी, नष्ट कर देंगी। तो आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस प्रकार